आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम की एक नई किस्त सामने आई है। लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इन्विटेशन पर बुलाए गए तमाम वकला के नुमाइंदगान के सामने खड़े होकर हमें ये बताया है कि ये तरमीमी मसवदा दरअसल मसवदा था ही नहीं, ये बुनियादी तौर पर एक तजवीज़ी किस्म का मसवदा था, जिससे मुराद ये है कि तमाम तजावीज़ उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया और तमाम जमातों के सामने पेश करने का मकसद ये था कि अपनी तजावीज़ उसके अंदर डालें और फिर पार्लिमान के अंदर एक ख़ास मुरवजा प्रोसीजर के ज़रिए इसके ऊपर ज़ोर लगा के इसको पास करवाना था। जमहूरी ज़ोर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नंबर्स होते तो पास हो जाता, अगर नंबर ना होते तो पास ना होता। तो ये कहना कोई ख़ास मसवदा था, शब खून मारा गया, बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनका मानना ये भी है कि आइन के अंदर तरमीम अशद ज़रूरी है। वो नागुज़ीर नहीं कह रहे, नागुज़ीर उनके ख़्याल में इस तरह से है अगर उनके पास नंबर होते, लेकिन अशद ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। इस तरमीम को पास करवाने के लिए 3-4 और भी बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। इसके अंदर मौलाना फजल रहमान जो एक बैलेंस होल्ड किए हुए हैं कि किस तरीके से ये तरमीम नंबर्स के ज़रिए पास करवाई जा सकती है। अभी भी वो मरकज़ हैं तमाम सियासी क़ुव्वतों का। इंटीरियर मिनिस्टर ने हुकूमत के बिहाफ पर उनको विज़िट किया, उनकी मुलाकात PTI के लीडरान के साथ हुई, फिर उन्होंने बयान भी दिया। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने किसी सूरत इस तरमीम को पास नहीं होने देना। फिर ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो अरकान हैं बाकी मानदा PTI के मनवाए जाएंगे या नहीं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास किया, उसके ऊपर उन्होंने सोच विचार की और हतमी तौर पर कल अब फैसला होगा कि जो बाकी मानदा लोग बचे हैं PTI के खाते में, क्या उनको PTI का मेंबर करार दिया जाए या नहीं। और अगर करार दिए जाते हैं तो फिर तो हुकूमत के पास नंबर होते हुए नज़र नहीं आते। और चौथा पहलू ये है कि हुकूमत वक्त के हाथ से इनिशिएटिव निकल कर अब तमाम सियासी जमातों के पास चला गया, वकला बरादरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। इन तमाम पहलुओं का अहाता हम करेंगे क्योंकि ये मामला सादा मामला नहीं है और इसके ऊपर हुकूमती साख भी मुनहसर है। इसके अंदर आइन का तकद्दस भी आपको नज़र आता है इसमें, और फिर साथ अपोजिशन की तरफ से ये कहना कि ये आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक कैंपेन का बायस भी बन सकता है। हमारे पास मौजूद है राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर। उनका शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हमारे साथ होंगे, अब सारा आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर ओन अब्बास। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं राना साहब से। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, कल अगर मैंने आपका इंटरव्यू सही सुना तो उसके अंदर आप फरमा रहे थे कि आपका ख्याल था कि हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं। जब पहली मरतबा ये काविश नज़र आई कि हुकूमत इस आइनी तरमीम को बहस के बाद पास करवाना चाहती है, तो क्या वाक़तन हमने सही सुना जो आप फरमा रहे थे, या सुनने में कोई गलती हुई या तशरीह में कोई गलती हुई? नहीं, ये तो एक यानी ऐसी हकीकत है कि इसके बारे में तो कोई इनकार ही नहीं हो सकता कि हुकूमती इत्तेहाद जो इस वक्त गवर्नमेंट में है उसका नंबर 211 या 2 सीटों के इजाफे से 213 है, और ये नंबर पूरा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मौलाना और 3-4 लोग और जो है वो इसके साथ शामिल ना हो। तो हमारे पास मतलूबा नंबर कभी भी नहीं था, ये बिल्कुल एक बड़ी वाज़ेह बात है। ये तो आपके मिनिस्टर्स की तरफ से फिर बारहा ये याद दहानी करवाई गई अपने उस स्टैंस की कि हम इसको पास करवा लेंगे, और वो कहते रहे कि नंबर पूरा हो जाएगा, आपको अच्छी खबर मिलेगी। इसकी क्या वजह थी राना साहब? उसकी वजह ये थी कि हमारी एक नेगोशिएटिंग टीम जो है वो मौलाना साहब से मिल रही थी, और मौलाना साहब की हमायत की सूरत में हमारा नंबर जो है वो पूरा होता, बड़ा क्लोज़ मार्जिन से जो है वो नज़र आ रहा था। और जब उन मुलाकातों के नतीजे में हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौलाना से मुलाकात की, वो गए और प्रेसिडेंट साहब गए, तो ऐसी निगोशिएशंस में जब लीडरशिप मिलती है तो वो इसी बात का इशारा होती है कि द थिंग्स आर फाइनल नाउ, और अब ये लॉक हो चुकी हैं और अब ये एक रस्मी जो है वो मुलाकात जो है वो जो हुआ करती है। तो उस वक्त हमें तो यही अंदाज़ा हुआ कि जी ठीक है, मौलाना साहब अब साथ हैं तो नंबर पूरा हो जाएगा।
लेकिन जब अतवार की शाम मेरा ख्याल है या सैटरडे को, जब मौलाना की तरफ से ये बात आई कि जी मुझे तो आपने मसवदा ही नहीं दिखाया, मुझे पहले फ़लाँ चीज़ दिखाएं, मुझे फ़लाँ चीज़ दें, मैं इस चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर मेरा एतराज़ है। तो उस वक्त फिर सभी को ये सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ कि मौलाना साहब तो इसके ऊपर पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं है, बात उनके साथ फ़ाइनल नहीं हुई। उसके बाद फिर जो कोशिश हुई है, पूरा एक दिन गालबन अतवार का दिन था, सुबह 10 बजे से लेके रात 11 बजे तक, तो वो पूरा दिन कोशिश होती रही है। उसमें कुछ चीज़ें फिर सामने भी आई, ड्रॉप हुई, और उसमें कोई मसवदा भी फिर, या मसवदा या उसे आप वर्किंग पेपर कह लें, उसका तबादला भी हुआ। तो ये बात मेरा ख्याल है कि मुझ समेत सभी के लिए ये इस हवाले से को थोड़ा यानी नहीं, कि हम ये समझते थे कि जिस दिन लीडरशिप गई है तो उस दिन तो ये चीज़ें जो है वो फाइनल हो चुकी होंगी। तो ये यहाँ पे आके जो है वो बात फिर थोड़ा जो है ना वो फिर अगली सेशन पे गई है, फिर जी अब इसको वसी करें और बाकियों को भी मशावरत में शामिल करें और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं। तो चलें, अब उसकी भी कोशिश हो रही है इस वक्त, और अगर हो जाता है कंसेंसस डॉक्यूमेंट बन के होती है अमेंडमेंट्स, तो उसकी तो फिर बात ही और है, उससे बेहतर तो कोई बात और हो नहीं सकती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रद्दमल क्या था? वो लाहौर से आए, ज़ाहिर है उनका भी वही मफरूज़ा होगा जो आपका मफरूज़ा था कि अब सिर्फ रस्मी बातचीत है और ये लॉक हो गया है, तो उनके लिए भी शॉकिंग होगा ज़ाहिर है। फिर बहरहाल इस बारे में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन यकीनन उनके लिए नहीं बल्कि उनको तो बुलाया ही उस वक्त गया होगा कि जब ये समझा गया कि अब फाइनल वोट होना है। और अतवार का दिन जो है वो हमारी साइड पे जो था ये था कि द थिंग्स आर फाइनल नाउ और आज वोट होगा। तो ये फिर उस दिन शाम को मेरा ख्याल है पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बात की कि जी हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो ये बहरहाल जो बात है, अब इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि या तो मौलाना बात कर सकते हैं, वो तो कर रहे हैं, या फिर हमारी तरफ से हमारे जो मुअज़्ज़ज़ नेगोशिएटिंग टीम के दोनों मेंबर्स हैं, नकवी साहब और तारड़ साहब, वो कोई बात अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी तो उन मीटिंग्स में कोई मौजूद नहीं था, या कम से कम मैं मौजूद नहीं था। डार साहब, लेकिन डार साहब फिर आखिरी मरहले पे शामिल हुए। अच्छा, अब जो लोग आपकी बात ये सुन रहे होंगे वो भी सर खुजा रहे होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से जो बात आ रही है वो बिल्कुल वही बात है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें नज़र आई। अगर जो पीपल्स पार्टी की बातचीत में नज़र आया कि जी हमें इल्म नहीं था, हमारा मफरूज़ा ये था कि नून लीग ने काम कर लिया होगा। अब आप सीनियर लीडर हैं नून लीग के, आप भी ये फरमा रहे हैं कि आपका भी ये मफरूज़ा था कि ये काम हो गया, तो ये तमाम मफरूज़े पे काबीना का इजलास जो है उसका वक्त का तयन हो गया, कौमी असम्बली के मेंबरान को रोका हुआ है, सेनेट के मेंबरान को रोका हुआ है, ये सारा जो निज़ाम था ये मफरूज़ों पर खड़ा था। देखें, अब इसकी अगर आप तय में जाएंगे तो फिर जो साहिबान दोनों तरफ से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनमें से किसी एक पे ऊपर बात आएगी जो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, मेरा ख्याल है कि उन्हें ऑन बोर्ड होना चाहिए था, और वो होंगे। लेकिन मैं क्योंकि इस बात का प्रीवी नहीं हूँ, तो इस बारे में मैं कोई बात हतमी तो नहीं कह सकता। राना साहब हमारे साथ रहिएगा, आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बात भी सुन पाएंगे, अब सार आलम साहब की भी और सेनेटर ओन अब्बास की। आपने हमारे साथ प्रोग्राम में रहना ज़रूर है। तो खोखर साहब, अभी अब राना साहब ने कहा था कि वी थॉट कि इट वाज ऑलरेडी डन, लेकिन लॉ मिनिस्टर ने आज जो बार के सामने खड़े होकर कहा, तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पता चले कि इसके अंदर कोई बड़ी हतमियत थी।
वो तो ये कह रहे कि ये तजवीज़ी किस्म का मसवदा था, फ़ौज की तरफ से तजवीज़ आई हमने डाल दी, पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई हमने डाल दी, हमारा अपना ख्याल था, बार्स के कंसर्न्स थे, मिसाक जमहूरियत था। बट राना साहब इज़ गिवन मी दिस न्यूज़ के वो कह रहे हैं कि फ्रैंकली हमारा भी ख्याल था ये हो चुका है। बार्स weren't taken to confidence। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अब तो ये बात काफ़ी हद तक खुलकर सामने आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनके साथ तो ड्राफ्ट ही शेयर नहीं किया गया था और बिल्कुल आखिरी लम्हे में जाके ड्राफ्ट शेयर किया गया। लॉ मिनिस्टर सेज कि देयर वाज नो ड्राफ्ट, वो कह रहे हैं कि तजावीज़ थी और देयर समथिंग दैट वो एक हमारे सामने आई तो सही, एक आई तो सही, एक आप उसको कच्चा ड्राफ्ट कह लें, ठीक है, लेकिन वो हमारे सामने आ तो गया। ठीक। और कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ था मैं एक टीवी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जब हमें फाइनली वो ड्राफ्ट मिला तो हमने तो उसको देखते ही पहली चीज़ हमने देखी कि आर्टिकल 8 के अंदर अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक, और उसके ऊपर हमने कहा जी कि हम इस तरह कैसे इस चीज़ को के ऊपर अपनी मोहर लगा सकते हैं, हमें वक्त दें। और फिर जिस तरीके से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला के 3 हफ्ते तक इस्लामाबाद में अरकान असम्बली अरकान सेनेट को रखा गया था, उससे हुकूमत की तैयारी तो यही नज़र आ रही थी कि हम इसको चट मंगनी फट गया। हाँ, वो राना साहब की बयान की भी यही इंडोर्समेंट है कि वो कह रहे हैं कि हमारा भी ये ख्याल था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए ही उस वक्त थे जी जब उनको बताया गया कि चट मंगी तो हो गई, बस अब पट बयान होना है। तो ये इतने हरिडली ये जो करना चाह रहे थे, आप आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं। आप जब पूरा फ्रेमवर्क जुडिशरी के हवाले से चेंज करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हो सकता है कि इन अमेंडमेंट्स के अंदर 1 या 2 चीज़ें ठीक भी थी, ठीक, लेकिन जो ओवरऑल अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं भी वकील हूँ, जो और हमारे दोस्त हैं वकला, हम सब का ख्याल ये है कि ये तो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश करने वाली बात है, ठीक, हाई कोर्ट्स के इख्तियार को लेने वाली बात है। इसके ऊपर तो आपको एक वसी डिबेट चाहिए कि जिसके अंदर सारों का इनपुट आए, और फिर ये आइन है, ये कोई आम कानून साजी नहीं है। जो लॉ मिनिस्टर ने जिसका आज आगाज किया, मैं उसके ऊपर आऊंगा कि वो कितनी मौसर होगी बाद अज़ बाकी। आप सर स्टे विद मी, ऑन साहब से हम बात करते हैं। ऑन साहब, आज लॉ मिनिस्टर ने तमाम वकला बिरादरी के नुमाइंदगान को, बार्स के रिप्रेजेंटेटिव को बैठ के और उन्होंने पार्लिमान में ये कहा था कि मैं सबका जवाब देना चाहूँगा, कॉल्स भी उन्होंने ली, उन्होंने बातचीत भी की। आपके ख्याल में इससे आपकी जमात की तरफ से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था उनमें कुछ कमी हुई या नहीं? तलत साहब, बिल्कुल नहीं हुई कमी। अगर आप ये जिसका नाम मुस्तफा खोखर साहब कह रहे हैं, अगर आप वो रफ ड्राफ्ट या जिसको कच्चा ड्राफ्ट ये कह रहे हैं, अगर आप उसके सिर्फ सेलिएंट फीचर्स पढ़ लें तो आपको पूरी अमेंडमेंट जो है ना, या वो पर्सन स्पेसिफिक या एजेंडा स्पेसिफिक नजर आएगी। हर तरमीम के पीछे आपको या तो कोई एक शख्स खड़ा पाया जाएगा या कोई एजेंडा नजर आ रहा होगा। अगर आप 7-8 को ऐसे स्पीडली गो थ्रू करें ना, यूल नो इट कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्यों बनाई जा रही है और उसका चीफ जस्टिस कौन होगा। यू जस्ट नो इट, को किसको बना रहे हैं। नंबर 1, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जितने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उसकी अपॉइंटमेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट करेगी, और उसके नीचे 4-5 की कमेटी बना दी जिसमें अटॉर्नी जनरल भी है, लॉ मिनिस्टर भी है, मेजॉरिटी ट्रायरी बेंचेस हैं बड़े। चलिए ये भी समझ लेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बाकी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। वो जो 6 जजेस का खत था वो भी नजर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में कोई शख्स जो बैरूनी फॉरेन पासपोर्ट रखता है वो जज नहीं होगा, वहाँ आपको बाबर सत्तार नजर आएगा। और पहले में जिसमें हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया उसमें आपको मोहसिन अख्तर क्या नहीं नजर आएगा, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर आपको आर्टिकल 37 नजर आएगा जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे अगर बैन कर दिया जाए या जिन लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना है उसका फैसला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा जिसको चीफ जस्टिस सुनेगा। ये भी समझ लेगी कि हमें बैन करना था, और वो जो 41 के करीब मेंबरान थे जिसको इंडिपेंडेंट करार दिया गया, और आज से 3 दिन पहले अचानक सुप्रीम को वो 8 लोगों का मेजॉरिटी खत आया, तो उसके बाद अचानक वो तजब्जुक का शिकार हो गए। फिर आर्टिकल 63A, अगर मुझे इजाजत दे तो ये तो चूंकि आपके पास एक तशरीह का पोएटिक लाइसेंस है, तो आप तो हर चीज़ में कुछ भी देख सकते हैं। आप मेरे सवाल के अंदर भी एजेंडा देख सकते हैं, आप काजी फायज ईसा के बेंच के अंदर भी एजेंडा देख सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के फैसलों के अंदर भी एजेंडा देख सकते हैं। ये तरमीम के बगैर भी आपको एजेंडे की चीज़ें नजर आती है। बट आई टेक भी एजेंडा देख लूंगा मैं, बिल्कुल आपको मुझ में यकीनन एजेंडा नजर आ रहा है। आज का नहीं नजर आ रहा, 2014 का नजर आ रहा होगा आपको मुझ में एजेंडा, लेकिन मेरा एटलीस्ट एजेंडा तनकीद का डिक्लेयर्ड है। आप कह रहे हैं कि इंसिनुएट कर रहे हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी। बट स्टे विद मी, लेट मी ब्रिंग इन अफसार, आपने पॉडकास्ट में अपने में जिक्र किया कि ये अमेंडमेंट मौलाना फजल रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से नहीं हुई, या अनलेस कि मैंने को गलत सुना हो। बात करो। मैंने उस पर कहा था कि मियां नवाज शरीफ का भी इसमें रोल है इसके ना कंप्लीट होने में।
वो तो राणा साहब तो कह रहे हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को राणा साहब ने कहा है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई मियां साहब से जब वो वापस गए हैं, तो आपने उससे सवाल पूछा, राणा साहब ने एक बहुत अच्छे सियासतदान की तरह उसको वेल लेफ्ट किया है, तो अच्छी बात है। मेरा जो है ना वो तज्जिया है जो मैंने अपने पॉडकास्ट में बात किया कि मियां साहब ने, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना अभी, जैसे आपने जिक्र किया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि तजावीज़ थी, मुसव्वदा तो कोई था ही नहीं। ये मेरी अकल या मेरी समझ या फ़हम या तजर्बा जो है पार्लियामेंट को पिछले 30 साल से देखने का, वो मानती नहीं है कि आपने हफ्ते इतवार को दोनों दिन कौमी असम्बली सेनेट के इजलास बुलाए हुए हों, लोगों को पाबंद किया हो, वहाँ रहने का रोटी भी मंगवाई हो। मियाँ साहब को लाहौर से, मियाँ साहब इतवार को कुछ नहीं करते भाई, वो लाहौर से। अगर आप इजाज़त दें, ये मियाँ साहब वाली बात में राणा साहब से दोबारा से राणा साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी राणा साहब कैन यू हियर मी? राणा साहब आवाज़ नहीं। अच्छा, मियाँ साहब इतवार को कुछ नहीं करते, लेकिन ये लाहौर से बिल्कुल कुछ सारा वक्त वो मैं बहुत दफ़ा उनसे कभी मिलने की कोशिश, इतवार को नो एक्टिविटी, वो लाहौर से आए, तो वही हो ना आखिर में, इतवार को नो एक्टिविटी, तो इस मतलब में इतवार को देयर वाज नो एक्टिविटी। लेकिन जब उन्हें बुलाया गया ना इतवार को, तो वो बात ठीक है कि उस वक्त तक इनका ये ख्याल था कि हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं और आज हम तरामीम कर लेंगे। ये देखें, ये कमज़ोरी की निशानी होती है कि आप जिम्मेदारी ना लें जब आप नाकाम हो गए कि जी वो तो तजावीज़ थी, मुसव्वदा नहीं था। क्यों था मुसव्वदा, क्यों नहीं था? अगर नहीं था तो फिर आपने ये सेशंस क्यों बुलाए? आपने नवाज शरीफ को वहाँ से क्यों बुलाया? और फिर देखिए आपने यहाँ आके जो मैंने बात की ना, मेरा तज्जिया क्या है कि नवाज शरीफ ने यहाँ की कोई बात नहीं किसी से नहीं की, कोई उन्होंने किसी से ना इस मौजूद में इतनी बड़ी तरमीम हो रही है जिसको मुस्तफ़ा ने शायद कहा है या ढांचा जो है, कहा है कि आईनी ढांचा तब्दील हो रहा है, और मियाँ साहब को उस पर कोई बात नहीं है कि वो इसकी फेवर में है, इसकी नहीं फेवर में है। ना उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कॉल की, ना उनसे रब्ता किया, ना उनसे मिलने गए, वही थे ना। और ये मुसलसल खबरें आ रही थी वो जाएंगे, वो नहीं गए। तो वो मेरा ख्याल है कि इसमें जिस तरीके से ये तजावीज़ या मुसव्वदा या सारा खेल सजाया गया था, मेरा ये तज्जिया है कि मियाँ साहब इस सारे तरीक़ाकार से, इस प्रोसीजर से एग्रीड नहीं थे। राणा साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी, बीच में हमने वही लॉस्ट यू। ये अबसार साहब ने लंबी चौड़ी वजाहत दी, तज्जियाती वजाहत दी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी इस तमाम मुद्दे के अंदर कुछ दिलचस्पी ना होने के बराबर थे, बल्कि उन्होंने एक दिलचस्प जाविया इसका रखा कि मियाँ साहब जो है इतवार को कुछ नहीं करते हैं, मतलब बस आराम करते हैं इतवार को, उनको कोई बहुत ज़्यादा जो है ना काम पसंद नहीं है इतवार को, एक छुट्टी तो आपको चाहिए होती है। तो मियाँ साहब जो हैं उनकी अदम दिलचस्पी ही बुनियादी तौर पर डीमोटिवेट किया उसने सारी कैंपेन को। तो उनकी दिलचस्पी थी इन अमेंडमेंट्स में क्या नहीं थी? नहीं, देखें, जब वो अतवार के दिन, खैर ठीक है छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अतवार के दिन मियाँ साहब मीटिंग्स भी करते हैं। ये जब इलेक्शन में हम कर रहे थे अपना पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग, तो उसमें अतवार के दिन भी 6-6, 7-7 घंटे की मीटिंग्स वो करते रहे हैं। दूसरा ये कि इस मरतबा भी वो अतवार को अपना ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ पे तकरीबन 3-4 घंटे जो है वो उन्होंने इंतज़ार भी किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई ममानत वाली बात है, लेकिन वैसे ठीक है कि वो अतवार के दिन उनकी को अपनी जो पॉलिटिक्स के अलावा भी तो मसरूफियात चले आ गए, लेकिन हम जानना ही चाहते कि उनकी दिलचस्पी का आलम क्या था। अबसार मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ही सेज कि इतना बड़ा मामला जिसको मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि आईनी ढांचा तब्दील हो रहा है, और सेनेटर ओन अब्बास साहब ने हर शिक के पीछे या एजेंडा बताया है या एक शख्सियत बताई है, इतना बड़ा काम होने जा रहा है और हुकूमत का मानना ये है कि बड़ा अहम काम है। जिस जाविये से भी देखिए इसका वेट है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इतनी खामोशी नहीं। देखें, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उसकी हुकूमत किसी भी मामले में जो है वो जा रही हो और उसकी जो है वो अप्रूवल या उसके ऊपर बात जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट या मियां नवाज शरीफ से ना की गई हो या उनको एतमाद में ना लिया गया। ये तो मुमकिन ही नहीं है। बाकी उसमें आप देखें, अब जिस किस्म की बहस शुरू हुई है ना कि एजेंडे पे एजेंडा और जनाब हर लफ्ज़ के साथ एजेंडा, ये बातें जो हैं अब ये तो फिर वो तबसरे हो रहे हैं ना जो कि बिल्कुल ही गैर ज़रूरी हैं
और अब जो वो वर्किंग पेपर्स जो मार्केट में फिर रहे हैं, वो लोगों ने कुछ बीच में अपने ख्यालात भी शामिल करके तो वर्किंग पेपर जो है वो चला दिए हैं। तो अब तो यही नहीं मालूम कि असल में जो निगोशिएटिंग टीम और मौलाना के दरमियान जो चीज़ें शेयर हुई, जिनके ऊपर डिस्कशन है, वो थी क्या, और वो पेपर जो है वो कौन सा पेपर है। अब तो कोई 3-4 पेपर जो है वो मार्केट लेकिन में अब तो जब आपके लॉ मिनिस्टर जो हैं बार्स के सामने खड़े होकर ये बात कर देते हैं और वो खदोखाल बयान कर देते हैं, हर आर्टिकल का तस्करा कर देते हैं, उससे पहले पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बैठकर वो ये खड़े होकर उन्होंने तमाम वजारतों के साथ बात की, तो अब तो मेरे ख्याल में छोटी मोटी तब्दीलियों से हटके बुनियादी तब्दीलियों के बारे में तो हमें पता है कि एक नई कोर्ट बननी है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो वहाँ पे कैसे जाएंगे, हाई कोर्ट का सू मोटो क्या होगा, वो तो मोटी मोटी बातें पता है। बट स्टे विद मी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यानी बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी बात है, वो 2-3 ही है। एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम, ठीक, और ये बात कोई नई बात नहीं है, ये 2006 से दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN बड़ी जमातें जो है इस बात के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुत्फिक हुई, और ये बात जो है वो उस वक्त से जो है वो चल रही है। और दूसरी बात जो है वो इंडक्शन जो है, एलिवेशन जो है जजेस की इन हायर जुडिशरी, उसके ऊपर कौन है जो ये नहीं कह रहा कि वो तरीक़ाकार जो है वो गलत है, और उसकी वजह से एक क्लब बना हुआ है, और जनाब एक आदमी आप अपना रखवा लें, एक अफसार आलम साहब का रख लें, 2 मेरे रख लें, तो इस तरह से जो है वो अफसार का आपने एक रखवाया, 2 आपने अपने रखवाए वहाँ पे लेकिन आई एम श्योर मुस्तफा का कोई भी नहीं रखा, और ना मुस्तफा साहब आप दोनों के 2 नहीं आप दोनों के 2 हो गए ना। चले एक मुस्तफा साहब का भी एक, मुस्तफा नवाज साहब का भी एक, ऑन साहब का भी हिस्सा है, ऑन साहब का भी जज लगाए वहाँ पे। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ऑन साहब का भी रखें, सब्सटेंटिव इशू के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या वाकईतन ये हकीकत नहीं है कि बार समेत सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती रही हैं। तो ज़्याती तौर पर हमने देखा, बहुत सारे वाकयाती तौर पर भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी केसेस को डील करते हुए आइन का बुनियादी ढांचा कई मरतबा छोटा छोटा तब्दील भी किया गया है। ब्रेक बाद इस पर बात करेंगे। हुकूमत की तरमीम कैंपेन ने एक नया गेयर लिया है। आज हमारे सामने एक नई किस्त आई है। लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन पर तमाम बार्स के नुमाइंदगान के सामने बैठकर जवाब दिए हैं सवालों के, और इसरार यही है कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, काम तो हमने करना। मुझसे साहब, इज़न्ट दिस अ फैक्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आज की अगर मिसाल ना भी दे दें आज की मिसाल, लेकिन माजी के में बहुत सारे आइनी मामलात आए और उनको सियासी बुनियादों पर छक्के लगाए गए। सो इज़न्ट दिस बेटर कि आप वो डिस्कनेक्ट कर दें? ये इसमें कोई असूली तौर पर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? तलत भाई, दुनिया का जो भी निज़ाम हो वो इवेंचुअली डिपेंड करता है अफराद के ऊपर कि वो अफराद के अपने असूल क्या हैं, उनका अपना ज़मीर क्या है, उनकी अपनी कन्विक्शंस क्या हैं जो उस निज़ाम का हिस्सा हैं। ठीक, डिस्क्रेशनरी पावर्स हमेशा पाकिस्तान में अब एक गलत तरीके से इस्तेमाल होती हैं। सीनियरिटी प्रिंसिपल इसलिए सामने आया कि जो डिस्क्रेशनरी पावर्स थी वो अब्यूज़ हो रही थी। ठीक, अगर आप पिक एंड चूज का इख्तियार दे देंगे हमारे जैसे मुल्क में वजीर आजम को कि वो अपनी मर्जी का 5 लोगों के अंदर से चीफ जस्टिस मुंतखब करे उस आईनी कोर्ट का जिसने तमाम मामलात सुनने हैं, तो फिर वो 5 के 5 जो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे उनकी कोशिश यही होगी कि हुकूमत के खिलाफ कभी कोई फैसला ना दे। इफ आई कुड आस्क वन क्वेश्चन यहाँ पर, और ऑन साहब के पास में यही इवेंचुअली लेके जाऊँगा क्वेश्चन। तो जो सीनियर जज साहिबान आए, सीनियर मोस्ट, क्या उनके ऊपर एतराज़ात नहीं हुए? क्या PTI का मौक़िफ़ नहीं है सीनियर मोस्ट जज साहब के बारे में आजकल जो कैंपेन चल रही है? क्या उससे पहले जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान आए उनके कलम से कोई बड़े बराबर के फैसले होते? ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। देखिए, हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि जस्टिस साकिब निसार साहब की जो कोर्ट थी उसने एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब, जिस तरह के इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस बने, हमने पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन को टिल्ट होते हुए देखा कि किसी तरीके से एक इलेक्टेड आदमी को निकाला जाए। यही काम हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की टेन्योर में भी देखा। और फिर उसके बाद ये
जो हमारी अब अगर पिछले साल 1.5 साल की 2 साल की आप एग्जांपल्स ले लें, तो मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर जहां पर एक्सट्रीम्स थी इतनी, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, आईनी तरमीम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस मुल्क के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, इसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं है। आप किसी बंदे से सड़क पर चले जाएं और उससे पूछें निजाम इंसाफ की हालत, तो वो आपको आगे से वो जवाब देगा जो आप टीवी पे चला नहीं सकेंगे। ठीक। निजाम इंसाफ के अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है जो हुकूमत ने इख्तियार Okay, किया। let me go to- आप एक वसी तर डिबेट करें, मीडिया अपनी इनपुट दे, बार्स अपनी इनपुट दे। आज इसका आगाज तो हुआ, अली आज तो इसका आगाज हुआ। इज इट टू लिटिल टू लेट? आई मीन वेरी लेट। अच्छा। आपने तो तैयारी मुकम्मल की हुई थी कि जी बस इसको हम दोनों हाउसेस से फौरन पास कराएं, और रात के पिछले पहर ही सदर मोहतरम उसके ऊपर अपना असेंट थे, वो मुकम्मल हो। आप कहते थे गलती होगी, माफ कर दो खोखर साहब, मेरा जानते हो ऐसा ना करो। ऑन सदर इसको भी वापस आइएगा कि क्या कोर्ट्स के अंदर से आइन के मामलात को तय नहीं किया जाता सियासी एजेंडे के साथ? अगर ऐसा है तो इसमें क्या मज़ायका है कि आप एक आइनी फोरम अलहदा कर दें? और देखें, आपकी जमात का मानना यह है कि आप पॉपुलर जमात हैं, दुरुस्त बात है, आप ताकत में आएंगे, तो ये सबके लिए होगा ना। फिर ऐसा थोड़ी है कि आज इनके लिए है और कल आपके लिए नहीं होगा। तो सर, अगर जैसे कि कहा ना कि जी 2013 से जुडिशल कोर्ट्स की बात हो रही थी, बड़ा सच है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और पिछले को 2-2.5 साल से पीडीएम की गवर्नमेंट और इस वक्त फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ रही है, तो 2-2.5-3 साल में इसकी ज़रूरत पेश क्यों नहीं आई? यू नीड टू लुक एट इट ना, कि अचानक 25 अक्टूबर की डेट जो सामने नज़र आ रही है, तो सबको नज़र आ रहा है कि पहले जो मामला चल रहे थे 1-2 साल में, वो तो चले, अदलिया हमारे मुवाफिक चल गई। अब क्योंकि इस वक्त आगे नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त चीफ जस्टिस के तौर पे आने वाले, तो इस वक्त फौरी तौर पे इसको रन ओवर किया जाए ना। द अमेजिंग पार्ट है, जैसे खोखर साहब ने फरमाया कि अगर आप रूटीन में डिबेट कर लेते, एक कंसेंसस बिल्ड करते, बात करते, को हमें बताते, हो सकता था। एक साफ़ी ने जाके पूछा इसाक डार साहब से, उन्होंने कहा जी आपने ड्राफ्ट पढ़ा? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, लॉ मिनिस्टर से पूछ लो। लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ साहब से पूछेगा, जी मुझे नहीं, मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है, मैं ज़रा देख पढ़ के। सो इसका मतलब है कि इनको ड्राफ्ट, मैं कॉन्स्पिरेसी भी नहीं जाता, इसका मतलब है कि ड्राफ्ट को इन दोनों ने भी इतने गौर से नहीं पढ़ा था। दैट शोज कि कहीं मेलाफाइडी इंटेंशंस मौजूद थी। हमें प्रोसेस पे बहुत बड़ा एतराज है। अमेंडमेंट तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में चलिए प्रोसेस को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राफ्ट मौके में मार्केट में फिर रहे हैं, तो इसका बड़ा कसूरवार कौन है? आप एक ड्राफ्ट हमें दे दें, हम सबको पढ़ लेंगे। सिर्फ एक चीज के ऊपर बात कर लूं, जमात इस्लामी ने जो पॉइंट रेज किया है वो बहुत वैलिड है। कामरान मुर्तजा साहब से मैंने जब पूछा, मैं कि सर आपको किसी एक पॉइंट पे एतराज तो ज्यादा हो, आर्टिकल 8 जो अभी खोखर साहब ने फरमाया, आर्टिकल 8 पे बड़ा क्लैरिटी से है कि जो मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो वहां पे जाके खत्म हो जाएंगे जब मैं कोई ऐसी बात किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इदारे की में जाके करूंगा। अचानक मेरा अफसार साहब को लाने दीजिए, वो कामरान मुर्तजा साहब, बल्कि केपी और बलूचिस्तान के बहुत सारे मेंबर्स एतराज किए, उन्हें कहा मुझे लगता है इसमें हम सारे टंगे जाएंगे। तो इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन क्योंकि वो एक चूचू का मुरब्बा था, बलूचिस्तान की असेंबली के जनाब नंबर्स बढ़ा देते, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बढ़ा देते, लेकिन ये तजावीज थे, कंट्रोल करते, ये तजावीज थी। वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कहा जाता था वो CMLA थे, यानी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो इतनी अपनी अनाउंसमेंट्स तब्दील करते थे। उन्होंने कहा जी कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो आप ये कह सकते हैं CMLD है, अब कैंसिल माई लास्ट ड्राफ्ट। तो मेरे ख्याल में लास्ट ड्राफ्ट जो है उसको कैंसिल कर दें। अब सारे इसके ऊपर वापस आएँ। सो ये प्रोसेस का जो हैंगओवर है, आज लॉ मिनिस्टर ने उसको ज़रा ही स्टार्टेड टू सेट थिंग्स राइट। आपके ख्याल में ही वाज सेइंग टू लिटिल टू लेट, ये अब नहीं होने का? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले जो बड़ी दिलचस्पी एक पैदा हुई है मेरी उस बात से, आपने जिक्र भी किया मियाँ साहब वाली, मैं आपको एक थोड़ा सा उसको खोलता हूँ। इसको ऐसे कर लेते हैं कि मियाँ साहब ने अगर इसको कैंसिल भी नहीं करवाया ना, फ़र्ज़ करें, तो मियाँ साहब मुतमईन ज़रूर थे कि ये कैंसिल हो गई है फ़िलहाल। उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। उसकी वजह ये कि मैं मियाँ साहब के एक बहुत करीबी हैं उनके, और मैंने उनसे पूछा, और मेरे पास इसका एडमिसिबल एविडेंस भी है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने जवाब में मुझे एक इंडियन पंजाबी फिल्म है सुफना, उसका एक छोटा सा क्लिप भेजा। अब मुझे कुछ एहसास हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि कौन हो सकता है। उस क्लिप में एक बाबे के पास 3 लड़के, मुस्टंडे नहीं कहना चाहिए, लड़के जाते हैं और एक कहता है मुझे इश्क हो गया, फूंक मार दें। कहते हैं इश्क हो गया तो फूंक ना मरवा, इंजॉय कर। दूसरा कहता है कि मैनू इश्क नहीं होया तो मैं की करा, मज़ा भी नहीं आ रहा। उन्हें कहा तेनू तो मैं लित्तर मारांगा।
तीसरे ने कहा ओहो कल फिर आना पड़ेगा बाबे को फूक मरवाना वास्ते। अब बाबा जो है ना वो फिर चल पड़ा और फिर उसने कहा कि जहर वेख के पीता तो की पीता, ठीक है, इश्क ये सोच के कीता तो की कीता। तो वो जब उन्होंने मुझे वो भेजा ना तो उससे मुझे अंदाजा हुआ, उन्होंने कहा बस ये दिलचस्पी का ये आलम है, ये नहीं ये सिचुएशन है, सिचुएशन। ठीक है। अब अगर वो I have to get into a break, but जी मैं बड़ी क्विकली माजरत के साथ, अबसार भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मैं बिल्कुल इस एनालिसिस से इसके अंदर बस ऐड करना चाहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा बड़े भाई नाराज ही ना हो जाए कि कह रहे कि एग्री नहीं करता लेकिन मैं सिर्फ ये मुझसे हो सकते, सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि देखें राणा साहब ने पहले भी क्लैरिटी दी, अगर हम ये बात तस्लीम करना शुरू हो जाए कि मियाँ साहब जो थे वो इस प्रोसेस से लाताल्लुक थे, तो क्या वो अपनी पार्टी से भी लाताल्लुक हो चुके हैं? वो जमात के सदर हैं, ठीक, क्या पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है? ये सवाल खड़ा हो जाएगा अगर कहते हैं कि हम कि उन्हें पता ही नहीं था। एड्रेस करें जी, और नंबर 2, ये कहा जाता है अमूमन डिबेट्स में कि जी मियाँ साहब हालात से मुतमिन नहीं है, वो 100% मुतमिन है। उनकी दुख्तर वज़ीर आला पंजाब है, उनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके समधी डिप्टी वज़ीर आज़म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, ठीक। ये सिर्फ एक जानबूझ के एम्बिग्विटी क्रिएट की जाती है, मियाँ साहब के लिए एक रास्ता रखा जाता है कि जी जनाब बाद में अगर कोई पत्ता फेंकना हो, खेलना हो, सियासत करनी हो तो वो कह सके। आई एम श्योर राणा साहब इसको रिस्पॉन्ड करें, राणा साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। हुकूमत की तरफ से तरमीम कैंपेन की नई किस्त, क्या अगर ये कैंपेन कामयाब होती है तो इसकी ओनरशिप PMLN हतमी तौर पर ले पाएगी? बहस इस वक्त स्टूडियो में ये हो रही है कि नून लीग के अंदर भी शायद इसके टेकर्स ज़्यादा नहीं हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत। राणा साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। ये मियां साहब के बारे में अब तज्जिया यही है कि अगर उन्होंने इसको स्कटल नहीं किया तो उनका दिल भी इसके अंदर नहीं था, लेकिन जब भी मैं आपसे बात करता हूं आप ये कहते हैं मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो कि मियां साहब से नज़र बचा के आप कुछ काम करें, और मुमकिन को आप इसरार के साथ और ज़ोर के साथ बयान करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन बहुत सारे इम्कानात हुए जिसमें मियां साहब की दिलचस्पी नहीं थी, तो हम ये कैसे माने कि मियां साहब का दिल इसमें 100% था? नहीं देखें, किसी चीज़ में 100% दिल होना या ना होना, मैं ये बात आपके सामने मैंने रखी है कि पार्टी और दोनों हुकूमतें जो PMLN की फेडरेशन में है और पंजाब में है, वो कतन मियाँ साहब की जो है वो हुक्म अदूली या उनकी अप्रूवल के बगैर कोई बड़ा काम जो है वो नहीं कर सकती। बाकी ये दुरुस्त है कि वो रूटीन मैटर्स में, डे टू डे मैटर्स में नहीं पढ़ते होंगे, या किसी मामले में उनकी अगर दिलचस्पी नहीं है तो उस मामले के ऊपर वो बात नहीं करते होंगे, लेकिन जिस मामले में वो चाहें और वो पार्टी को या गवर्नमेंट्स दोनों को रेगुलेट करना चाहें तो कोई चीज़ जो है वो उनके राणा साहब ये कोई आम मामला तो है नहीं। राणा साहब ये 56-57 आइन के आप आर्टिकल्स तब्दील करना चाह रहे हैं, एक पैरेलल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को आप उसको डेवोल्यूशन के प्रिंसिपल के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, और मिलियन अदर थिंग्स। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो हतमी तौर पर उन्होंने क्या कहा होगा, कोई उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया होगा तभी ये हुआ होगा ना, कि नहीं? नहीं देखें, जो देखें इसमें बात ये है कि जो 56 अमेंडमेंट्स है ना, कि यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे कामा है, यहाँ पे कोलन है, ये चीज़ें जो है ये पॉलिटिशियन जो है वो इन चीज़ों में कम पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाई जा रही है, जजेस की इंडक्शन का, एलिवेशन का जो प्रोसेस है उसको इस तरह से जो है वो बुनियादी तौर पे जो है वो चेंज किया जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिल्कुल उनके साथ डिस्कस हुए होंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर हुकूमत ने या हमारी जो भी टीम थी उसने इसके ऊपर जो है वो बात शुरू की होगी। तो ये कहना कि मियाँ साहब से कोई बाहर कोई मामला हो रहा था, नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। पार्टी की जो दूसरी लीडरशिप है, दूसरे या तीसरे दर्जे की भी, उनके भी इल्म में था कि जी ये बातचीत हो रही है, ये बात चल रही है, ठीक है, ज़्यादा
डिटेल्स जो है वो उन्हीं लोगों के पास थी जो इस नेगोशिएशन में जो है वो बात कर रहे थे, दूसरे लोगों से, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सर फहरिस्त हैं। ठीक, जरा बाहर से नहीं, ये मैंने कहा कि उनसे बाहर से उन्हें जाहिर है उन्हें इल्म था, सब कुछ था, लेकिन जो प्रोसीजर था, जो तरीकाकार था, जो मियां नवाज शरीफ का काम करने का या किसी भी पार्टी हेड के काम करने का तरीकाकार होता है, उससे वो मुझे जो मेरा तजिया है कि वो मुत्तफिक नहीं से इस तरीकाकार से, उन्हें इल्म था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा औन साहब, अगर अब मौलाना फजल रहमान कोई नया ड्राफ्ट जनरेट करते हैं और इंडिपेंडेंट मेंबरान जो हैं सियासत के हलकों के, खोखर साहब अगर अपनी तजावीज़ देते हैं, आपकी जमात अपनी तजावीज़ लेके आती है, तो आपकी जमात उस प्रोसेस में तो हिस्सा बनेगी, या आपने जब तक जस्टिस काजी फायज ईसा का मामला तय नहीं होना आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगने देना? देखिए, अगर तो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जिसमें डिबेट होती है, किसी किसी तजवीज़ आती हैं, तो ऑब्वियसली हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्लियामान का हिस्सा है। जब परसों ये बात हुई थी पार्लिमानी कमेटी की जिसमें तजवीज़ डिस्कस होनी थी, जिसमें मौलाना साहब भी तशरीफ़ लाए थे, खुर्शीद साहब उसको चेयर कर रहे थे, तो उसमें हमारे मेम्बरान शिरकत थे, उसमें अली ज़फ़र साहब थे, शिबली फराज साहब, उमर यूब, बैरिस्टर गौर, चारों मौजूद थे। तो हमने उसके ऊपर डिबेट किया। अगर आपके इंटेंशन पाकिस्तान में 80,000 या 80 लाख केसेस को ख़त्म करने के हवाले से, तो लोअर जुडिशरी से शुरू करें ना, आप सिविल जज लगाए, आप सेशन जजेस लगाए, वाई सुप्रीम कोर्ट में आगे 21 जजेस या हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से क्या फर्क पड़ेगा? जो बार बार एक रट रहा है, सबक दे देगी जी, बहुत सारे केस पेंडिंग है। हमें आपके जो बहुत सारे एजेस हैं, हम नहीं चाहते कि वो एजेस जो हैं आप लूज करें, यू नीड टू रिटेन दोज एजेस। मैं सिर्फ क्विकली आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे दोनों पैनलिस्ट के फाइनल थॉट्स भी लेने हैं। अगर ये मामला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दिसंबर में उठाया जाए, आपको काबिल कबूल होगा? या वाई नॉट? उठाने में तो देखिए, उठाना आज है या दिसंबर में, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन असक उसके पसे पर्दा अगर ये नियत है कि जी एक मतवाजी सुप्रीम कोर्ट क्रिएट की जाए अगले 3 साल के लिए, जिसको कोई चैलेंज ना करे, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हेड करेगी और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज कर रही हो, वो बागे लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, दिसंबर में भी करेंगे। इम्कान का जो पोटेंशियल है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके पास ये इम्कान होगा कि आप साकिब निसार साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड लगा सकते हैं बाद में। तो अगर आप ये प्रोस्पेक्ट देखें, कभी भी नहीं होने लगा, वैसे आप इस तरह करें। हाँ, आप अगर ये कहें ना कि उन 8 जजेस जिनका मेजॉरिटी डिसीजन है, उनमें से हम तब भी इस पे देखिए, पर्सन स्पेसिफिक जब कोई आप कानून बनाएंगे, देयर इज अ लॉस टू द होल नेशन, वो पूरे मुल्क एतराज और पूरे एक निजाम को एतराज जो है इनका वो बेसिकली है ही पर्सन स्पेसिफिक। इनका एतराज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, पिछले कई सालों से हमने माहौल बहुत जहर आलूद बना दिया और इस जहर आलूद माहौल में सच्चाई जानना भी बड़ा मुश्किल हो गया। इस वक्त मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे सामने आप अपनी नेशनल प्रायोरिटीज तो रखें। दहशतगर्दी इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला है जिसके ऊपर आप पॉलिटिकल कंसेंसस इस मुल्क में नहीं क्रिएट कर पा रहे। आपकी इकॉनमी एक टर्मोइल में है। वी होप, कभी इस पे खुशी का इजहार ऐसी सूरत हाल पे नहीं करना चाहिए कि वी होप कि IMF से 25 तारीख को हमारा जो कर्जे के लिए हम गए हुए हैं वो मंजूर हो, थोड़ी कुछ स्टेबिलिटी आए, लोगों की जिंदगी के हालात बदलने की तरफ हम अपना फोकस करें, लड़ाई झगड़ों से बाहर निकले। ठीक, शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हुई। तो आप कह रहे हैं कि पहले इसको डिटॉक्सिकेट करें, तो मामलात को हमें टेम्परेचर को कम करें, उसके बाद और सबसे अहम रोल इसके अंदर हुकूमत का है। ठीक, इस वजह से कि हुकूमतों के पास इख्तियारात होते हैं, हमेशा हुकूमतें दिल बड़ा करती हैं, वो जलती पर तेल नहीं डालती। उनको मानता भी कौन है, वो कहते हैं जिनके ऊपर एतराज करते हैं कि आप कौन सी, और जब मामला ठीक हो जाए, को टेम्परेचर कम हो, तो आप जो अमेंडमेंट्स लेके आनी है उनके ऊपर मीनिंगफुल डिबेट और ले। आपको उसका अगली इस किस्त का मुस्तकबिल क्या नजर आता है जो आज बड़े जोर शोर से जिसका इजरा किया गया? देखिए, मुस्तकबिल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आन साहब ने एक बात की है ना, आप भी उनसे बहस कर रहे थे कि काजी फायज़ ईसा को ना लाएं तो हम नहीं ये होने देंगे, और ये पर्सन स्पेसिफिक है काजी फायज़ ईसा को लाने के लिए। अब देखिए ना, ये हमारी जो अनाओं की जंग है ना, एक तरफ है कि पर्सन स्पेसिफिक है काजी फायज़ ईसा को लाना। मेरा इनसे सवाल है, इनकी अखलाकी बर्तरी तब मैं मान लेता हूँ, आपसे मैं ऑन एयर ये बात करूँ, मैं इनकी अखलाकी बर्तरी मान लूँगा अगर मुझे ये ईमानदारी से बताएं ये काजी फायज़ ईसा को पिछले 5 साल से क्यों रोकना चाह रहे हैं, क्यों उनको टारगेट बनाया हुआ है। वो आज से 5 साल पहले जब इन्होंने उनके खिलाफ एक गंदी कैंपेन शुरू की, रेफरेंस फाइल किया, प्रेसिडेंट उसमें शामिल, प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल, उस वक्त का DGIS उसमें शामिल, क्या किया था काजी फायज़ ईसा ने उस वक्त?
कि जिसकी वजह से इन्होंने उसको टारगेट किया, शरीफ आदमी को, एक ऑनरेबल जज को, और फिर आज तक हम देखते हैं कि उनके खिलाफ इनके दिल में जो भी है, प्यार है या नफरत है, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। तो फिर अगर ये पर्सन स्पेसिफिक ही है, वो ला रहे हैं, तो ये रोक रहे हैं क्यों एक फैसले पे? तो फैसला तो किसी के खिलाफ आता है, किसी के हक में। इस बात पे तो आप किसी जज की अब ये बड़ी नहीं एक कर सकते। ऑकवर्ड सिचुएशन है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और आपने सवाल कर दिया। चल, छोड़ दे। ऑन साहब, I have to probably invite you in another show. Yeah. And we'll with the promise कि you get the opportunity to answer this question. On top मैं ये दोबारा प्ले करूंगा। टाइम इज़ अप। आप चारों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।